हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मुद्दैया आत्मकथा, जिसके लेखक तुलसीराम जी हैं, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम यूनिट 10 में लगी हुई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। डॉक्टर मुद्दैया की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड का नाम मुद्दैया है, जो सन 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तथा दूसरे खंड का नाम मणिकर्णिका है, जो सन 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मुद्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया जैसा कि उन्होंने जिया और महसूस किया है। मुद्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुद्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुद्दैया को खोद कर निकालने का काम सदभाव के संपादक अखिलेश ने किया। अर्थात उन्हें मुद्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली। मुद्दैया में लेखक बचपन से लेकर उनकी स्नातक तक की शिक्षा का जीवन यात्रा का विवरण है। मुख्य पात्र इसमें है जूठन, लेखक के दादाजी, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट कर मार डाला था। अगला पात्र है मुसड़िया, 100 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी। अगला जो पात्र है लेखक की माताजी, सीधी सादी घरेलू स्त्री। अगला जो पात्र है वो है जंगू पांडे, 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्हें निर्वस्त्र और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशगुनी मानते थे। नग्गर, लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभाव से क्रूर, शिव नारायणपंथी धर्मगुरु भी थे। अगला पात्र है सुमर, लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, 12 गांव के चमारों के चौधरी। अगला पात्र है मुनियर, लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई, शिव नारायणपंथी धर्मगुरु, कलकत्ते के एक जूट में मजदूर। अगला पात्र है मुन्नर, लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई हैं। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा ये सहज और समन्वयवादी व्यक्ति हैं। पूरे श्रमिक परिवार के मुखिया। अम्बिका पांडे, साइज बताने और पता देखने वाले पंडित। मुंशी राममूरत, लेखक, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जाति पाति का भेद करने वाले। अगला पात्र है परशुराम सिंह, हेडमास्टर। सुभगिया, जिसकी अविवाहित मजदूर पति का कलकत्ता से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। यह एक युवा, सुंदर, अविवाहित दलित लड़की है। संकटा सिंह, प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र है। कुंदन, लेखक के नग्गर चाचा का बेटा, जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। अगला पात्र है किशुनी भौजी, 22 वर्ष की स्त्री, अपने हृदय विदारक गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचवाती है। चिट्ठी लिखने का काम लेखक बालक तुलसीदास का होता है। जेदी चाचा लरखुर, गांव के सामान्य हरवाहे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे। अगला पात्र है पत्तू मेसी, जिसके बगीचे में लेखक मलदहिया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। अगला पात्र जी, रामराज पार्टी के नेता, हिंदू कोड बिल के विरोधी। अगला पात्र है हीरालाल, लेखक के सहपाठी, परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या रखने वाले। अगला पात्र है पारसनाथ पांडे, लेखक के स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, गंभीर तथा विनम्र।
अगला पात्र है लाल बहादुर सिंह, एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे जो हाई स्कूल के छात्र और लेखक के मित्र भी थे। अगला पात्र है सुग्रीव सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक। ये हिंदी पढ़ाते हैं, लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उसके संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। अगला पात्र है चिंतामणि सिंह, एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी। अगला पात्र है रूपराम, परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराए के तौर पर रुकता है और यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरा लाल सिंह नामक स्वर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तपसीराम, लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। वही एलएलबी के छात्र हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यहीं बीएचयू में करनी है। रामधन, आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता। अगला जो पात्र है वो है देवराज सिंह, लेखक ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे 81 रुपये जबरन छीन लेते हैं। अगला पात्र है विजय पांडे, लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाला शख्स। अगला पात्र है अरुण कुमार सिंह, आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाते और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे। इसके प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं जो भूमिका में रूप में है, तो चलिए देखते हैं इन्हें भी। मुदैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हवाई तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुदैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट सकती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने एक जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इसे छूते नहीं रहे हैं। तो इतनी पंक्तियाँ भूमिका से ली गई थी। अब अगला जो है पुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि की ये सब पंक्तियाँ हैं, चलिए देखते हैं। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांतर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया इसलिए वह नहीं मरती है। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई और डीह बाबा दो ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई का नाम समर था। 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी से पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक वृद्ध पंचायत होती थी जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप से एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था
कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कार। हमारे घर में शिव नारायण पंथी की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते थे। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। मुर्दैयत था स्कूली जीवन। जैसन कहत बड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी। बड़ सततिया सहबा राम, जैसन कहत बड़ा आंधी, मार गईले गांधी। बड़ सततिया सहबा राम, जैसन कहत बड़ा दावा, वैसन चलत बाड़ी हवा। बड़ सततिया सहबा राम। अमिका पांडे साथी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साइज बताने के लिए मशहूर थे। उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक के जन्मदिन, 1 जुलाई या जड़ा बताने पर 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गाँव में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराने का घूस लिया। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पास कराया सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी गाती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी अवेला पोखरा खनावेला, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली। इमली के खोडरा के 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गल रेत में। मछली के पेट में कौवा काहे, काँव काँव बिलार कहे। झपटो आलंगड़ी के टांग, धइके रहली पटकी रहरी। एक कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला लल्ला पल्ला कहते हुए पैरों पर बिठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर पूरा था पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या कुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुत बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नूनिया, एक घर गड़िया तथा एक घर गोण भड़भूजा का था। बीच में बभनौटी ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती थी। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। और तो जैसे मेरे सभी गांव के लोग गांव में इन्हीं महामारियों आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ही सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काटकर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भागने नहीं जाता था और न कोई उन्हें बनी खुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता। तीसरा हेडिंग जो है, अब काल में अंधविश्वास शीर्षक से लिया गया है। पंक्तियाँ। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कापी पर उतार लेता था। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम
राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमड़ा एक दिन हमरे स्कूल क इज्जत बढ़ाई। पनिया भरत के हीन कटिकवा हरेले रामा रोवत धरवा आवे ले रे सावर गोरिया। आम भाषा में धोबियवा नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाले घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। अगला जो शीर्षक है मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन। पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोले पड़े, आज तक कौनो काम न हुई, ई कनवा समहनी पड़ी गयल। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहवा जात हउवे रे? सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। किशुनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें से एक थे सोवियत संघ के सामूहिक खेती करने वाले मुन्ना चाचा, और दूसरे डांगे को डांगरिया कहने वाले सुनई, और तीसरे थे डढ़ियल जेरी काका। ये तीनों पात्रों के नाम पर पूछा जा चुका है। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष लगाव था। इस भांड मंडलियों में से वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग के द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। हरिजन जाति सहे दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली उहे देला गारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी कुरीति पर एक बिरहा शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता है, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गुण तत्व छिपे रहते हैं, जैसे बाबा विदा करो लड़िका के मेहरिया, अरे हरिया के बाजे घुघरू। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास में किसका नृत्य किया जाता था, जिसे दुक्कड़ कहते थे। यह बहुत ही शक्तिशाली नृत्य होता था, जिसमें सिर्फ 2 कलाकारों, एक दफलाबाज तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। ऐसे ही नाच हुआ करता था। हुड़क की ध्वनि पर कहरवा, हुड़क डमरू की आकृति वाला इससे काफी बड़ा वाद्य होता था, जिसे कलाकार अपनी बांह के नीचे कांख में दबा लेता था तथा उसे अपनी केहूनी से बजाता था। अगला शीर्षक है कुतनिया नागिन। इस बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते। सन 1961 में ही जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरुही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिता को एक तमाचा मारा। उन्होंने
मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया था। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिता का दुश्मन बनता गया। अगला साल 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी 10 तक पहले से स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज्य पार्टी लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था। किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माता के साथ वापस घर आ रहा था तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय था। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे एक सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियाँ स्कूल और गांव में फैली हुई थी। नक्कर चाचा का बेटा कुद्दम न जाने कहाँ से सुनकर आया था कि वह कहता है कि चीन में जब लोग 7-8 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है। फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। अगला जो शीर्षक है वह है चले बुद्ध की राह। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रखा था। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाष्टमी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। इस बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए थे। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफाचट थी। वे आभूषण से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजहे, कमर में चांदी की गादनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सुंदर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आदमी बिकने की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा नाम का लेकर कहते हैं कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। राहुल संकीर्तन के बारे में यह सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है, इसके बारे में पारसनाथ पांडे ने कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते हैं यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ। वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलता सा छाप दिया। हरदम घुड़सवार मेरी कल्पना में गुजरते रहे। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया। उदाहरण देते हैं कि बनभनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यह है कि बनभनौटी का बच्चा उस समय हाई स्कूल पास ही नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। तो यहाँ पे हमारा मुर्दया आत्मकथा समाप्त होती है। अगली जो भी टेस्ट लगे हुए हैं उनको हम लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यू टॉपिक पे क्लास बनाते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।